नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि आप सभी को ज्ञात ही है कि आज 22 जुलाई को एनआईएस वालों ने एक सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर रखा था, जो कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट था। आज उसमें क्या हुआ, क्या सुप्रीम कोर्ट में निर्णय रहा और क्या ऑर्डर दिया है, वो सारी की सारी बातें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। तो स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये लिखिए मद संख्या 37, कोर्ट नंबर 12 में ये हुआ था। खंड एक्स, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, कार्यवाही का रिकॉर्ड, कंटेम्प्ट पिटिशनर। आप ये देख सकते हैं, ये सारी के सारी इनकी जो संख्याएं ये पढ़ सकते हैं। याचिकाकर्ता थे यहाँ पर कौन था, विश्वनाथ एवं अन्य। बनाम किसके खिलाफ किया गया था, ये किया गया था रविनाथ रमन और अन्यों के साथ में। ये प्रतिवादी थे इसमें। आप ये अगर सारी के सारी चीज़ें देखना चाहते हैं तो ये नंबर वगैरह ये सारे के सारे पढ़ सकते हैं। ठीक है, आज और ये आज की डेट लिखी है, दिनांक 20/6/2025। इस मामले को आज सुनवाई के लिए बुलाया गया था, यानी कि आज क्या इसकी सुनवाई हुई। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि जो याचिकाकर्ता हैं, इनकी ओर से जो वकील थे वो ये इतने सारे थे, जिसमें कि मनदीप काल्रा का नाम सबसे फेमस रहा है। बाकी जो प्रतिवादी हैं उनकी तरफ से जो वकील रही हैं वो ये रही हैं बंसजा शुक्ला जी हैं, और भी बहुत सारे हैं, देख लेना। वकील की बात सुनने के बाद न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश दिया, यानी कि वकीलों की बातें सुनने के बाद जो सर्वोच्च न्यायालय है उन्होंने एक आदेश ये दिया कि प्रतिवादी संख्या 2 इस न्यायालय द्वारा दिनांक 6/6/2025 को दिए गए निर्देशों के अनुसरण में न्यायालय में उपस्थित हैं। सुश्री बंसजा शुक्ला विद्वान वकील पक्षकार। प्रतिवादी अवमाननाकर्ताओं ने दलील दी है कि याचिकाकर्ताओं में से 24 को पहले से ही उपलब्ध पदों के विरुद्ध नियुक्ति की पेशकश की जा चुकी है। इसके अलावा अधिकारियों ने विस्तृत जांच के बाद याचिकाकर्ताओं में से 215 को नियुक्ति के लिए अयोग्य पाया है। देखिए यहाँ एक चीज़ है जो कि आप देख रहे हैं साफ साफ कि 215 को नियुक्ति के लिए अयोग्य पाया है। उन्होंने कहा कि वह एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करेंगी जिसमें उन आदेशों को संलग्न किया जाएगा जिसके द्वारा अधिकारियों ने शेष उम्मीदवारों 215 के मामलों पर विचार किया था। ठीक है, और इनको जो रिपोर्ट दर्ज करनी है, अब 2 सप्ताह का इनको समय दिया गया है। ठीक है, बाकी और भी है, इसमें देख लेते हैं हम एक बार, बाद में इसको मैं अपनी लैंग्वेज में आपको समझा दूंगा। ठीक है, लिखा भी है, जवाबी हलफनामा अनुपालन रिपोर्ट 2 सप्ताह के भीतर दाखिल की जाए। याचिकाकर्ताओं को यदि वे चाहें तो जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया जाएगा। 22/7/2025 को सूचीबद्ध है, यानी कि ये जो अब इसकी जो अगली सुनवाई होगी वो 22 जुलाई को होने वाली है। प्रतिवादी अवमाननाकर्ताओं की व्यक्तिगत उपस्थिति से फिलहाल छूट दी जाती है। इंदु मारवाहा, ये आप देख सकते हैं, दिया बब्बर कौन है, कोर्ट मास्टर हैं। ये सारी की सारी चीज़ें देखो, अब इसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कुछ अपने शब्दों में। ठीक है, जैसा कि भाई आप सभी को ये तो ज्ञात ही है कि हो ये रहा था कि जितने भी एनआईएस वाले अभ्यर्थी हैं उन्होंने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस कर दिया था। क्योंकि 6 काउंसलिंग में जो उनको लिया गया था उसमें उन लोगों का नंबर नहीं आ पाया था। 6 काउंसलिंग में 239 लोगों में से मात्र जो 24 लोग हैं उन्हीं का नंबर आ पाया था और वही योग्य पाए गए थे, और बाकी जो 215 लोग हैं वो अयोग्य पाए गए हैं। अभी देखिए, यहाँ अयोग्य का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने डीएलएड नहीं किया है या टेट पास नहीं है। यहाँ पर अयोग्य का मतलब ये हो जाता है कि भाई उनके जो नंबर थे, इतने नंबर नहीं थे जो कि मेरिट लिस्ट में अपना स्थान प्राप्त कर सकें। यहाँ पर अयोग्य का मतलब एक ये है कि जिस ज़िले के अंदर उन्होंने अप्लाई किया था उस ज़िले के अंदर उनकी कैटेगरी की सीटें ही नहीं बची थी। भाई जब सीटें ही नहीं बचेंगी तो अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग कहाँ से हो जाएगी। इसीलिए उन अभ्यर्थियों को यहाँ पर अयोग्य कहा गया है, क्योंकि वहाँ पर योग्य अभ्यर्थी कौन है भाई। अगर एससी की सीटें हैं तो जनरल वाला, ओबीसी वाला, एसटी वाला वो तो अयोग्य हो जाएगा ना उस पद के लिए। उस पद के लिए योग्य कौन होगा, सिर्फ एससी वाला ही होगा भाई। एससी की सीट है तो उस पद के लिए योग्य सिर्फ एससी ही वाला होगा, बाकी जितनी भी अदर कैटेगरी के होंगे वो सारे के सारे अयोग्य घोषित हो जाएंगे। और यहाँ पर यही बताया गया है कि ये जो 215 बच्चे हैं, या तो इनके जो नंबर थे वो कम रहे हैं, कि अगर किसी ज़िले के अंदर मान के चलो 10 सीटें हैं उनकी कैटेगरी की और उनका जो मेरिट लिस्ट में स्थान है वो 11वां है, तो उसको नहीं लिया जाएगा, फिर वो अयोग्य हो जाएगा। क्योंकि जो योग्य अभ्यर्थी हैं वो मात्र 10 ही हैं, इसलिए उन 10 लोगों को लिया जाएगा। वो 10 जो अभ्यर्थी हैं वही योग्य माने जाएंगे, बाकी उसके अलावा जितने भी अभ्यर्थी होंगे वो अयोग्य माने जाएंगे। ठीक हो गया ना। और अगर जिस ज़िले में जिस कैटेगरी की सीट ही नहीं है और उस कैटेगरी के बंदों ने उस ज़िले में अप्लाई किया है तो जो अन्य कैटेगरी के बच्चे हैं वो भी अयोग्य माने जाएंगे। और ऐसा ही इस सारे के सारे ऑर्डर में कहा गया है। बाकी अब इसकी जो अगली सुनवाई होने वाली है वो 22 जुलाई को होगी। बाकी देखो, जहाँ तक मेरी उम्मीद है इस ऑर्डर के हिसाब से तो मैं यही कह सकता हूँ कि ये जो केस है वो 22 जुलाई को बंद हो जाएगा, क्योंकि सरकार कुछ ऐसे कागज़ देगी कि जो वो मेरिट लिस्ट में अयोग्य बने हैं उनका कारण क्या है। तो अयोग्य बनने का कारण यही है कि वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स पेश करेगी कि भाई जिस ज़िले के अंदर अगर एससी की सीट नहीं है, जिस बच्चे की कैटेगरी की सीट नहीं है, तो वो वहाँ के
डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करा देगी कि भाई इस ज़िले के अंदर इस बच्चे ने अप्लाई किया था और यहाँ पर इसकी सीटें ही नहीं थी, तो इसीलिए ये अयोग्य है। दूसरा, अगर जिस ज़िले के अंदर उसने अप्लाई किया है और उसके जो मार्क्स हैं वो कम हैं, तो सरकार क्या करेगी, वो मेरिट लिस्ट प्रोवाइड करा देगी कोर्ट को कि भाई ये देखो, हमने मेरिट लिस्ट में इनका नाम दिया था, परंतु यहाँ पर 10 सीटें थी, इनका नंबर 11वां था, इसीलिए ये अयोग्य घोषित होते हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, ये तो सरकार के पास सारा का सारा डाटा ऑलरेडी है ही। हो सकता था ये सरकार आज भी दे सकती थी, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता ही है निकालने के लिए, क्योंकि तुरंत सारी चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। इसीलिए कोर्ट ने क्या है, सरकार को 2 सप्ताह का टाइम दे दिया है और साथ साथ में जितने भी याचिकाकर्ता हैं उनको भी 2 सप्ताह का जगह टाइम दिया है कि भाई अगर आप भी चाहते हैं तो कोई जवाब दाखिल करना तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये जो केस है इसमें कुछ भी जान नहीं बची है। 22 जुलाई को ये केस पूरी तरह से बंद हो जाएगा। बाकी जितनी चीज़ें थी इस ऑर्डर के अंदर वो सारी की सारी मैंने आपको बता दी हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लेना। तो ठीक है, फिर बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ठीक है, फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।